मैं श्रीमती अंजना सिंह परिहार। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल खंड से मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका है। चट्टानें गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर टूटती फूटती या घिसती हैं, जिससे बारीक कण अलग हो जाते हैं। इनमें वनस्पति व जानवर के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा से वनस्पतियाँ पोषण प्राप्त करती हैं और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौने, मूर्ति, खपरा आदि के निर्माण में भी किया जाता है। ग्रामीण भारत में मकानों की दीवारें और दीवारों एवं फर्श की लिपाई पोताई मिट्टी से किया जाता है। अगर आप कभी मकान की नींव या कुआं खोदते हुए देखेंगे तो देख पाएंगे कि मिट्टी जमीन पर कई परतों में बिछी हुई है। मृदा के इन 36 परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अब आइए देखते हैं मृदा की कितने परतें होती हैं। मृदा की परतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जैविक परत, दूसरा खनिज परत और तीसरा आधार परत। पहला देखते हैं जैविक परत। यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है। इसमें पेड़ पौधे व जंतु के अंश मिले होते हैं, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। जैविक परत पर कृषि कार्य के साथ साथ वनस्पतियां भी उगती हैं, जिसके कारण यह परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु मृदा अपरदन का प्रभाव भी सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है। कीटनाशक का प्रयोग या कचरों का निस्तारण सबसे ज़्यादा इसी परत को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा खनिज परत। यह बीज की परत होती है। यह खनिज परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। उदाहरण स्वरूप टमाटर पौधे की जड़ जैविक परत तक ही सीमित रहती हैं, जबकि आम के पेड़ की जड़ खनिज परत तक जाती हैं। तीसरा देखते हैं आधारी परत। यह सबसे निचली परत है। यह चट्टान की होती है। चट्टानों के विघटन से इस परत का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे भारत में मृदा का वितरण किस तरह से है। अपने देश में मुख्यतः 6 तरह की मृदाओं का फैलाव है। इसमें प्रमुख है पहला जलोढ़ मृदा, जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। यह अत्यंत उर्वरक मृदा है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यह दूसरे प्रकार की मृदा है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में
लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। तीसरा प्रकार का मृदा है काली मृदा। भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास, गेहूँ आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। चौथा, लैटराइट मिट्टी। भारत में अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से इसका उर्वरक तत्व बह जाता है और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। शुष्क मृदा, यह थार मरुस्थल में और वन मृदा जो हिमालय पर पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। अब हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण क्या है। जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो उससे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए और वह कृषि या चराई योग्य नहीं रहे तो हम उसे निम्नीकृत जमीन कहेंगे। उस जमीन पर पौधे व अन्य जीव जंतु व मनुष्य को पोषण अब पहले जैसे नहीं मिल पाएगा। मानव कार्यकलापों के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मानव विभिन्न प्रकार से भूमि के निम्नीकरण का कारण बनता है। ओपन कास्ट उत्खनन से भूमि की ऊपरी परत को हटाकर नीचे बड़े गड्ढे खोदकर खनिज निकाला जाता है। उसके बाद वहाँ की ज़मीन किसी उपयोग लायक नहीं रह जाती। यह भी भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि भूमि निम्नीकरण का प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए। भूमि एक स्थिर संसाधन है, किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है और इन सब का असर भूमि पर स्पष्ट रूप से पड़ता दिख रहा है। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिस कारण नगरों का बेतरतीब विस्तार हो रहा है। कल तक जो खेत फसल लहराते थे, आज उनमें इमारतें निर्मित हो चुकी हैं। जिस भूमि में वनों का विस्तार था, उस पर कृषि, उत्खनन आदि हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम भूमि का प्रबंध कर उचित तरीके से उपयोग करें। भूमि के प्रबंध के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, नगर एवं गांव का नियोजित विकास। नगरों एवं गांवों का विस्तार बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण कर रहा है, जबकि नगरों के बीच में खाली जमीन उपलब्ध होती है। यदि नगरों एवं गांवों का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है, जैसे उद्योग, आवासीय उद्योग, और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि पर परिवर्तित किया जा सकता है। इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा और दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो जाएगा। तीसरा, प्रतिभूमि का उपयोग। प्रतिभूमि खास करके जो एक वर्ष तक अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है, उसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। चौथा, वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्घकाल में
नवीकरण किया जा सकता है, अतः इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुरानी वृक्षों को उतनी ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। भारत में 23% भूभाग पर वन है। पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए, अतः वनों की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और जहाँ तक हो सके वायुमंडल को स्वच्छ और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। 5वां, मृदा क्षरण को रोकना। अपर्दन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग इत्यादि के कारण मृदा का क्षरण हो रहा है, जिससे मृदा की उत्पादकता व कृषि भूमि में कमी होती है। मृदा क्षरण की रोकथाम कर इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। 6वां, घर के आसपास की भूमि का उपयोग। गांव या मोहल्ले में घरों के आसपास काफ़ी खाली ज़मीन होती है। इस भूमि पर मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। लोग घर में के आसपास की भूमि का भी उपयोग कर इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मृदा क्या है, मृदा परिच्छेदिका क्या है, मृदा की कितनी परतें हैं, भूमि का निम्नीकरण किसे कहते हैं और भूमि का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ बहुत सरलता से आपने इस अध्याय को समझा होगा। अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए